Hello guys, welcome again on my YouTube channel, and I think this will become my fifth lecture on atoms and molecules of class 9th, which is going to upload on YouTube channel. So what will you do today? Today I am going to start a new topic from atoms and molecules, and the topic is what? And the topic is Dalton atomic theory. Why will we study this topic in class in atoms and molecule? Dalton atomic theory. What is the meaning of that? So today we will clear about all the things, all the concept related to this theory. So without wasting more time, let's start the video. So आज हम लोग जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे. अभी तक हम लोग बहुत सारे पोर्शंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कवर कर चुके हैं. आज हम लोग डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे. तो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन करके, उन्होंने कुछ अपना पॉस्टुलेट्स दिया था, कुछ थ्योरी दिया था. ठीक है, वो थ्योरी को हम लोग 5-6 थ्योरी है, वो थ्योरी को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे कि एक्चुअली उसका मतलब क्या है, क्यों उन्होंने थ्योरी दिया, आखिर एक्चुअली ये थ्योरी उन्होंने बनाया है कैसे. तो अभी तक ये थ्योरी दिया गया है, तो हम लोग कितने सारे साइंटिस्ट या कितने सारे फिलोसोफर ने मैटर के ऊपर बहुत सारे बातें किया जा चुका है कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं. उस छोटा छोटा पार्टिकल्स को हम फर्दर फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. उसका नाम तक रख दिया गया है, ग्रीक फिलोसोफर ने उनका नाम भी रख दिया था, एटम्स. तो यही बात. और फिर उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया उसको सपोर्ट करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन. उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है. तो डाल्टन जो थे उन्होंने इस सारे बातों को जोड़ दिया, जोड़ करके एक साथ रख दिया. डाल्टन ने क्या किया, इन सारे बातों को जोड़ दिया और जोड़ करके एक साथ रख दिया और एक अपना एक सेपरेट थ्योरी बना दिया कि दैट इज द थ्योरी विच इज बेस्ड अपॉन द मैटर, बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. What was being said by the philosopher and what was being said by the Antoine Lavoisier, all the topics has been mixed up and covered in Dalton atomic theory. उन्होंने मिक्स कर दिया और बातों को निचोड़ करके और अपने बातों को अपने सेपरेट कर दिया और मिला करके एक थ्योरी दे दिया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. और वही 5-6 टॉपिक हम लोग को एक एक करके उसको डिस्कस करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली उन्होंने क्या क्या कहा था, क्या क्या बताया था उन्होंने. ठीक है, क्लियर है. मेरे पास बुक है, कुछ बातें याद है मैं लिखवा दूंगा, समझा दूंगा. कुछ नहीं याद आएगा मैं देख करके वो लिख दूंगा और उसको समझा दूंगा. ओके, चलिए. तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी जो है क्या क्या कहा था उसमें देखिए, उन सब उन सब बातों को भी सपोर्ट किया जाएगा जो बातें हो चुकी है. ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन. ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया था अपने थ्योरी में, क्या कहा था, सारे बातों को मिलाकर उन्होंने क्या कहा था. तो बताया था ऑल मैटर, ऑल मैटर, ऑल मैटर्स, ऑल मैटर इज, ऑल मैटर इज made up by made up by very tiny particles, very tiny particles, very tiny particles called atom. जितने भी सारे मैटर हैं आपको पता ही है, वो सारे मैटर जो हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम. जो भी सारे मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, जिस पार्टिकल्स को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसका नाम रखा गया, उसका नाम था आपका एटम. वही बात इन्होंने भी कहा कि जो भी सारे मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम, विच इज दैट इज पार्टिसिपेट इन, दैट इज participate in chemical reaction, that is participate in, that is participate in chemical reaction, participate in chemical reaction, that is participate in chemical reaction. वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. जैसे आपको पता है कि दो एलिमेंट्स हम लोग मिला रहे हैं या फिर दो एलिमेंट्स बन रहा है, जैसे ए और प्लस बी, तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का हमने नाम रख दिया सी.
ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में एटम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, एलिमेंट है तो एलिमेंट भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हमने मिला दिया हाइड्रोजन, फिर मिलाया ऑक्सीजन, तब आपका एक कंपाउंड बना, उस कंपाउंड का नाम पड़ा H2O, वाटर। वाटर वाटर एक कंपाउंड है और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका ये एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया और एक नया प्रोडक्ट बना वाटर। तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, ये एलिमेंट है वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना, तो एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही रहा है। और इधर भी जो प्रोडक्ट में बन रहा है, प्रोडक्ट में भी जो आ रहा है वो भी तो, ये इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी ऑक्सीजन है, तो इनके भी एटम तो मिले हुए हैं ना, अरेंजमेंट हुआ है इधर उधर, इसका अरेंजमेंट हुआ और एक नया प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट का नाम है वाटर, ठीक है। तो पहला बात इन्होंने कही, यही कहा था कि जो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं और उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एटम, जो फर्दर फिर डिवाइड नहीं हो सकता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वो अलग बात है कि आगे चल के आप लोग फिर जॉन डाल्टन का आगे थ्योरी में आप लोग नाम सुनिएगा। जॉन डाल्टन ने ये पोस्टुलेट्स तो दिया था उस अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड विथ हिम, क्या हुआ उनके साथ कि उनका जो कुछ पोस्टुलेट्स जो थे वो गलत भी हो गए, गलत साबित कर दिया गया आगे चल करके, ड्रॉबैक। तो आप लोग ड्रॉबैक भी पढ़िएगा कि जॉन डाल्टन्स का ड्रॉबैक, इनके पोस्टुलेट्स का ड्रॉबैक क्या था, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल्स atom is indivisible particle which can't be, sorry ये क्या करूँ, which can't be created and nor be destroyed, ठीक है। तो ये शायद आई थिंक ये आपका कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह ही उन्होंने ये इस चीज़ को उठा लिया था और समझाया था, मतलब अपने थ्योरी में कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करेगा। तो इट इज़ वैलिड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करेगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स है जिसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम वहीं सिंपल सा वो ले लिए रिएक्शंस H2 + O2 मिलाए तो हमको एक प्रोडक्ट मिला व्हाट, H2O। तो आपको पता है ना कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या इसके अनुसार कि ये अगर 8 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो 9 ग्राम हमको वाटर मिलेगा, 9 ग्राम वाटर वी ऑब्टेन आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। तो अगर, और ये इसका रेशियो जो होता है मास का अकॉर्डिंग 1:8 ही होता है, 1:8। तो हाइड्रोजन के अंदर जो एटम है इसका मास जब सेम है और जब प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट बनने के बाद भी जो जितना इसका एटम है, जितना मास है उतना ही मास है, मतलब रिएक्टेंट की तरफ जितना मास है तो प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट का ही मास उतना ही है। तो जब ना इसके अंदर का एटम्स, ये थोड़ी होता है कि जब कोई चीज़ मिल रहा है तो उसमें एक नया चीज़ मिल गया या फिर नया चीज़ बाहर से डाल दिया गया है तब ये एक दोनों मिल रहे हैं, तब दोनों मिलने के बाद एक वाटर का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। अब ये इनके एटम जो है इधर उधर अरेंज होंगे, अरेंज होकर के एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड वाटर। यहाँ पे अभी इस रिएक्शन के अनुसार तो वाटर ही है, ठीक है। तो इसके अनुसार तो जब एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स है और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान वो जो ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉयड होगा, एक तरह से उसके एटम्स जो हैं ना ही वो डिस्ट्रॉयड होगा और ना ही क्रिएट होगा। अगर क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता तो मास इधर उधर होता और मास इधर उधर होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं करेगा। तो इसी पे जॉन डाल्टन ने ये बात कह दिया कि एटम जो है इंडिविजुअल, तो एटम भी जो है एटम स्टिल in the time of chemical reactions not be created and not be destroyed,
ठीक है, ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉयड होगा। तो ये डाल्टन्स का दूसरा पोस्टुलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एटम्स of given matter is identical in shape, size, mass and chemical properties. Atoms of given matter is identical in shape, size, mass and chemical properties. इसका मतलब क्या है कि कोई मैटर दिया हुआ है तो उसका जो एटम जो होगा, या रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, उसका जो एटम होगा उसका शेप, साइज, मास भी तो सेम होता ही है, ठीक है। अगर एक ही हमने लिया है और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा कि किससे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, डैट इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और भी बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट है जो यूज कर रहे हैं रिएक्शंस के दौरान, तो ऑक्सीजन जो है वो कौन कौन से एटम से मिलकर बना होंगे, इसका शेप साइज तो सब सेम ही होगा, मास भी सेम होगा। तो ऑक्सीजन जो है दो ऑक्सीजन का एटम डायएटॉमिक, दो ऑक्सीजन का एटम मिला तो बना आपका ये मोनोएटॉमिक है और बन गया क्या, डायएटॉमिक, O2। तो एक ऑक्सीजन का एटम ये, ऑक्सीजन का एटम ये, इसका मास कितना हुआ है 16U एंड इसका मास कितना है 16U, ठीक है। तो एटम्स जो मैटर होगा वो उसका एटम्स, उसका शेप, उसका साइज, उसका मास, हर एक चीज़ सेम होगा, उसमें कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं होगा। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, उसका शेप, साइज और मास भी सेम होगा। ये बात जॉन डाल्टन ने अपने तीसरे पोस्टुलेट्स में बताया कि एटम्स ऑफ गिवन मैटर इज आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक ये है ड्रॉबैक कि ये जो है दिस इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं थे। यही सब चीज़ जो है आगे चल के इनका ड्रॉबैक बनेगा। अब आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स आप लोग आगे पढ़िएगा, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है, डैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। कार्बन के C6 कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स है आई थिंक, ठीक है। इसके लिए ये जो पोस्टुलेट्स है ये डिफरेंट था, मतलब ये वैलिड नहीं था। आगे चल के ये शायद ये डाल्टन का जो तीसरा पोस्टुलेट था वहीं आगे चल के आपका ड्रॉबैक का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वाला। नेक्स्ट फोर्थ, atoms of different element are different in, ये शॉर्ट में लिखे हैं डिफरेंट, ठीक है, different in shape, size, mass and chemical properties. Okay, so what did I say? Atoms of different elements are different in shape, size, mass and chemical properties. सही बात है। अगर डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनके जो एटम्स होंगे उनका शेप, साइज, मास डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। अगर हम कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैसे होगा, यहाँ C, यहाँ O, यहाँ O, तो अलग अलग होगा ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ कार्बन का एटम है, तो सबका मास अलग अलग होगा, ठीक। CO2 ये कंपाउंड है, ठीक है।
तो इसका मास अलग अलग होगा, उसका शेप भी अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगे। ऑक्सीजन का अपना होता है, कार्बन का अलग अलग होता है, उसका मास अलग है, साइज अलग है, एटम्स डिफर हैं। ठीक है, ये कार्बन का सी तो कार्बन का एटम होगा, ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का एटम होगा। तो सही बात है, डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो जो उनका शेप है, साइज है, मासेस है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब डिफरेंट होगा। आसान सी बात हो गया। CO2 ले ले या फिर HCl ले ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इधर की तरफ इसको खींचेगा, वो थोड़ा सा बहुत आगे का बात हो गया। तो HCl, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी शेप और साइज़ का डिफरेंट हो जाएगा, एटम्स भी डिफरेंट हैं, मासेस आर डिफरेंट। तो ये बात हो गई कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो थे डिफरेंट, उनका शेप डिफरेंट होगा, साइज़ भी डिफरेंट होगा, मास भी डिफरेंट होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी डिफरेंट होगा। ओके, इसमें भी एक बात है, इसमें एक बात है कि it is not valid for isobar। अब ये आइसोबार के लिए वैलिड नहीं था। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, जो आइसोटोप्स में पढ़े थे इसमें आइसोबार में उल्टा हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो जाएगा, तो आइसोबार हो जाएगा। ठीक है, देखा जाएगा आगे। बट आइसोबार के लिए ये पोस्टुलेट था जो था, ये वैलिड नहीं था। ओके, लेट्स गो अहेड। पांचवा पोस्टुलेट्स, पांचवा क्या था कि एटम जो है वो हमेशा एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, कि हमेशा एटम्स कंबाइन इन द स्मॉल होल नंबर, atoms combine in the ratio of a small whole number to form compound, तो एटम्स जो है वो हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन होंगे, मतलब होल नंबर के कंबाइन माने रेशियो में कंबाइन होंगे और एक कंपाउंड का निर्माण करेंगे। आपको पता ही है कि जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया, सबसे बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन वाटर H2O, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा कैसे होगा, मतलब दो हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा, तब जाकर के आपका एक कंपाउंड बनता है। ऑलवेज दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम विल कंबाइन, तब जाकर के आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। NH3 है, NH3 मतलब एमोनिया, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन मिला, तब एमोनिया बना NH3। तो हमेशा होल नंबर में ही ये लोग कंबाइन होंगे, ये नहीं कि हम हाफ ले ले इसको और हाफ इसको ले ले, तो ऐसे कभी कंबाइन नहीं होगा और ना ही उस वक्त कंपाउंड आपका बनेगा। ठीक है, अब जैसे हम कोई और चीज़ ले ले, जैसे ये ले ले H2O2, तभी हम ये देखिए ऑक्सीजन को डबल कर दिया, ये हमेशा तो ये हम लोग लेंगे तो हमेशा कैसे लेंगे 2:1, इट इज़ ऑलवेज कंबाइन इन द 2:1। ये NH3 का हमेशा कैसे कंबाइन होगा 1:3। ठीक है, तो ये जो H2O2 है तो ये वाटर थोड़ी है, H2O2 डिफरेंट चीज़ है, इसको तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो ये वाटर से तो डिफरेंट है, H2O2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो हमेशा जब कंपाउंड फॉर्म होगा तो एटम्स जो हैं वो जनरली होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करेंगे, ये होल नंबर। ठीक है, ऑलवेज। दिस इज द फिफ्थ पोस्टुलेट्स। What will be the last postulates? The relative number and kinds of atoms are constant. The relative numbers and kinds of atoms, कुछ मिलता ही जुलता है, kinds of atoms are constant. Kinds of atoms are constant. Constant बोलिए या fixed बोलिए, constant और fixed in a given compound. In a given compound. ठीक है, in a given compound. तो रिलेटिव नंबर्स और एटम्स का जो काइंड है वो हमेशा कांस्टेंट होता है एक कंपाउंड में।
जैसे हमने बनाया क्या, एच हाइड्रोजन H2 प्लस O2 किए तो हमको मिल गया क्या, H2O। तो इट विल ऑलवेज कंबाइन इन विच रेशियो, बाय मास, 1:8, 1:8, हमेशा 1:8 में कंबाइन होगा, हमको वाटर मिलेगा। ठीक है, तो रिलेटिव नंबर्स और काइंड जो थे ये इसका मास के अकॉर्डिंग 1:8, मतलब रिलेटिव नंबर्स ये काइंड है। ठीक है, रिलेटिव नंबर्स और काइंड्स हो गए, ये एटम्स के काइंड्स हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और रिलेटिव नंबर हो गया 1:8। तो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को वैलिड करेगा। इट इज़ वैलिड दिस विल वैलिड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे अब हमने ले लिया NH3 अमोनिया ले लिए तो NH3, तो NH3 में क्या होता है 14:3, राइट। तो रिलेटिव फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड क्या है 14:3 मास, हमेशा इसी रेशियो में कंबाइन करेंगे और आपका एक नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये था डाल्टन्स के 6 पोस्टुलेट्स। इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक हमने कुछ 2-3 तो ऊपर ही बता दिया, इसका कुछ ड्रॉबैक है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Drawback will be discussed in the next lecture of John Dalton. Okay, and after that we will start about atoms, molecules, many basic concepts we will study step by steps and clear all the concepts related to this chapter. ठीक है, for that and for today I think this will enough. After that we will meet again in next video. Thank you very much.